दोस्तों, पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है और ये इंटरनेट हमारे पास इंटरनेट केबल्स के ज़रिए पहुंचता है। ये केबल्स हज़ारों मीटर नीचे समंदर से होते हुए आपके और मेरे पास पहुंचता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि हमारे पास इंटरनेट कैसे पहुंचता है और अगर इंटरनेट की केबल्स हज़ारों मीटर नीचे पानी में ख़राब हो जाए तो उन्हें ढूंढा और ठीक कैसे किया जाता है। दोस्तों, अंडर सी केबल्स का ये वसी नेटवर्क इतना बड़ा है कि वो तमाम कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़े हुआ है। ये केबल ज़्यादा से ज़्यादा 8000 मीटर्स की गहराई तक बिछाई गई हैं, जहां पर प्रेशर 5300 केजी पर स्क्वायर इंच जितना होता है। इतने ज़्यादा प्रेशर में इन केबल्स का एक छोटा सा हिस्सा जो सिर्फ 300 किलोमीटर है, ये केबल्स ब्लैक सी में नीचे गुजर रही हैं, जो अज़रबैजान से शुरू होती हैं और तुर्कमेनिस्तान तक जाती हैं। और इन केबल्स का सबसे बड़ा हिस्सा 6600 किलोमीटर लंबा है, जिसको मरिया केबल का नाम दिया गया है, जो अमेरिका में वर्जीनिया बीच से शुरू होकर अटलांटिक ओशन के नीचे जाता हुआ स्पेन के शहर बिलबाओ तक आता है। अगर बात की जाए दुनिया के तमाम समंदरों में बिछाई जाने वाली इंटरनेट केबल्स की, तो कुल मिला के इनकी लंबाई 1.4 मिलियन किलोमीटर से भी ज़्यादा है। दोस्तों, इतनी लंबी केबल्स को समंदर में बिछाना कोई आसान काम नहीं है। अगर इन केबल्स की इंस्टॉलेशन कास्ट देखी जाए तो सिर्फ 1 किलोमीटर सबमरीन केबल को बिछाने में 2.5 मिलियन यूएस डॉलर तक का खर्चा आता है। तो अभी आप खुद सोचें, 1.4 मिलियन किलोमीटर की केबल बिछाने पे कितना खर्चा आया होगा। दोस्तों, अगर इन केबल्स की बात की जाए तो पूरी दुनिया में 493 सबमरीन केबल्स मौजूद हैं। हर एक सबमरीन केबल एक सेकंड में 4000 टेराबाइट का डेटा ट्रांसफ़र करने की सलाहियत रखती है। मतलब एक केबल के थ्रू 8 करोड़ लोग एक साथ एक ही वक्त में 4K मूवी देख सकते हैं, जबकि पूरी दुनिया में ऐसी 493 केबल्स हैं। दोस्तों, वैसे दिखने में ये केबल आपको काफ़ी मोटी लगेगी, लेकिन दर हकीकत में जिस तार के ज़रिए हमारे पास इंटरनेट पहुंचता है, ये एक बाल जितनी बारीक होती है। इस तार के मोटे दिखने की वजह यह है कि इस तार के इर्द गिर्द कई लेयर्स होती हैं जो इंसुलेशन का काम करती हैं, मतलब तार को ख़राब होने से रोकती हैं। आपके जहन में भी ये बात आई होगी कि आखिर इतनी बारीक तार में इतना ज़्यादा डेटा कैसे ट्रैवल करता है। दोस्तों, इस बाल जितनी बारीक तार को ऑप्टिक फाइबर कहा जाता है, जो एक ग्लास यानी शीशे से बना होता है, जिसके अंदर से ये लाइट गुजरती है, जो डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में लेकर ट्रैवल करती है। लाइट पल्स की सूरत में ट्रैवल करती है, जिसमें सिर्फ 2 पार्ट्स होते हैं, 1s और 0। जो लाइट होती है वो 1 को जाहिर करती है और जहाँ लाइट ना हो वो 0 को जाहिर करती है। दोस्तों, ये लाइट जहाँ ट्रैवल करती है, इसके इर्द गिर्द एक लेयर होती है जिसे क्लैडिंग कहते हैं। ये लेयर लाइट को बाहर निकलने से रोकती है। दोस्तों, ये लाइट थोड़े फासले पर वीक हो जाती है और इससे बचने के लिए हर 100 किलोमीटर बाद एक रिपीटर लगाया जाता है, जिसका काम लाइट सिग्नल को बूस्ट करना होता है। दोस्तों, लाइट की जो स्पीड होती है वो 1079 मिलियन किलोमीटर पर आवर होती है, यानी ऑप्टिक फाइबर वायर के थ्रू ये डेटा स्पीड ऑफ लाइट जितनी तेज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ऑप्टिक फाइबर के गिर्द 7 लेयर्स होती हैं, जिनका काम ऑप्टिक फाइबर को महफूज रखना होता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये वायर शार्क के काटने या अर्थक्वेक आ जाने से डैमेज हो जाती हैं। यहाँ आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतने बड़े समंदर में, वो भी बिल्कुल नीचे, अगर शार्क ऑप्टिक फाइबर को डैमेज कर लेती है या अर्थक्वेक आ जाने से ये केबल डैमेज हो जाती है, तो इस डैमेज को ढूंढा कैसे जाता है और फिर इसे रिपेयर कैसे किया जाता है। ये जानने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑप्टिक फाइबर को समंदर में बिछाया कैसे जाता है। दोस्तों, समंदर में हज़ारों किलोमीटर लंबे ऑप्टिक फाइबर को बिछाने के लिए शिप्स का यूज़ किया जाता है। ऑप्टिक फाइबर केबल के बड़े बड़े वायर रोल्स को इन शिप्स में लादा जाता है
اور اسپیشل روبوٹک مشین جو خاص ان تاروں کو بچھانے کے لیے بنائے گئے ہیں، ان کی مدد سے ان تاروں کو سمندر میں نیچے بچھایا جاتا ہے۔ یہ اسپیشل روبوٹک مشین سمندر کے نیچے پانی میں آسانی سے چلنے اور کیبل بچھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن یہ وائر بچھانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ان وائرز کو بچھانے میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ یو ایس اور یورپ میں بچھائی جانے والی 6600 کلومیٹر کی کیبل کو بچھانے میں 2 سال کا وقت لگا تھا۔ دوستو، اس کام میں سب سے زیادہ مسئلہ موسم پیدا کرتا ہے، کیونکہ اٹلانٹک اوشن میں سال کے 365 دن تیز ہواؤں کا سلسلہ موجود ہوتا ہے، اور یہ ہوائیں کب سمندری طوفان کی شکل اختیار کر لیں ان کو کوئی نہیں جانتا۔ دوستو، انسٹالیشن کا کام ہی اتنا مشکل ہے تو سوچیں آپٹک فائبر کے فالٹ کو ڈھونڈنا اور اسے ریپیئر کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ ہزاروں کلومیٹر لمبی تار ایگزیکٹلی کہاں سے ڈیمیج ہوئی ہے، یہ جاننے کے لیے ایک اسپیشل ڈیوائس کا یوز کیا جاتا ہے، جس کا نام آپٹیکل ٹائم ڈومین ریفلیکٹومیٹر ہے۔ اس ڈیوائس کے تھرو یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ کیبل ایگزیکٹلی کہاں سے ٹوٹی ہے، اور جب فالٹ کا پتہ چل جائے تو اس کے بعد ROV مشین کو سمندر میں نیچے بھیجا جاتا ہے۔ ROV مشین کے ذریعے پہلے تو وہ ڈیفیکٹو جگہ ڈھونڈی جاتی ہے اور پھر اسے بڑے احتیاط سے ریپیئر کیا جاتا ہے۔ اسے ریپیئر کرنا کافی مشکل کام ہے اور اسے ریپیئر بھی مشین کے تھرو کیا جاتا ہے، کیونکہ آپٹک فائبر کے گلاس کے ایک اینڈ کو دوسرے اینڈ سے جوڑنا کافی مشکل ہے، جو انسانی ہاتھ کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ دوستو، اب تک ہم بات کر رہے تھے وائر کے تھرو انٹرنیٹ کی، لیکن دوستو آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اگر سیٹلائٹ کے ذریعے پوری دنیا کو کنیکٹ رکھا جا سکتا ہے تو پھر اتنی زیادہ محنت کی کیا ضرورت ہے۔ دوستو، جیسا کہ میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا کہ پوری دنیا میں 493 انٹرنیٹ کیبلز ہیں، اور ایک کیبلز کے تھرو ایک ہی ساتھ ایک ہی وقت میں 8000 لوگ 4K میں مووی دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایک سیٹلائٹ سے ایک ساتھ ایک ہی ٹائم میں صرف 24,000 لوگ 4K میں مووی دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ ان کے سپیڈ میں ڈیفرنس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ زیادہ تیز انٹرنیٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ سیٹلائٹ انسٹال کرنا ہوگی، جس میں خرچہ بھی زیادہ ہوگا اور مینٹیننس بھی۔ سب میرین کیبل کے مقابلے میں سیٹلائٹ کی مینٹیننس زیادہ کاسٹلی بھی ہے اور مشکل بھی، اور اگر کسی وجہ سے سیٹلائٹ میں میجر فالٹ آ جائے تو اس کو ریپلیس کرنے میں $400 ملین کا خرچہ برداشت کرنا ہوگا۔ دوستو، آج کے دور میں ایلن مسک کی کمپنی اسٹار لنک سیٹلائٹ کے تھرو انٹرنیٹ فراہم کر رہی ہے۔ دوستو، سیٹلائٹ انٹرنیٹ کے کچھ فائدے بھی ہیں اور کچھ نقصان۔ اگر آپ کو ڈیٹیل میں جاننا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ اس پر میں ایک ویڈیو بنا سکوں۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو لائک اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔